सारे दिन के काम निपटा कर इसका थकन से बुरा हाल था। रात के 10 बजते ही वो सोने की करती थी। बच्चे स्कूल जाने वाले थे तो सुबह जल्दी उठते और रात जल्दी सो जाते थे। रेहान रात देर से ही घर आता था। बाइक के हॉर्न की आवाज़ पर वो किचन में खाना गर्म करने चली गई। रेहान दोपहर का गया हुआ रात 1 बजे आया था, जिसका मतलब मुसलसल दुकान के झमेलों में उलझा हुआ था। मौसम सुबह से ही अब्र-आलूद था। रानिया का इरादा कपड़े धोने का था, लेकिन मौसम के बिगड़े त्योहार से इसे बाज रखे हुए था। कपड़े धोने का काम कल पर डालते हुए वो किचन में चली गई। आज घर में हलचल मलचल हुई थी। सबके फरमाइश प्रोग्राम जारी थे। किसी को चाय के साथ पकौड़े चाहिए थे तो कोई दही भल्ले की चाह में रानिया से हुआ खुशामद था, और रानिया मुंह पर मुस्कुराहट से जाए सबकी ख्वाहिश पर अमल पैरा थी। मोटी मोटी बूंद अब मुसलसल दर बारिश में तब्दील हो गई थी। सुंदी सुंदी सी खुशबू हर सू फैली हुई थी। गरज गरज के साथ मीनार जोर व शोर से बरस रहा था। सारे नौजवान बच्चे छत पर जमा थे। रानिया तले हुए पकौड़े की प्लेट में डालने लगी थी, तभी अशबा भागती हुई किचन में आई। मम्मा, वो कमरे में पानी आ रहा है, जल्दी चलें। रानिया ने हड़बड़ाकर आंच कम की और तकरीबन भागते हुए कमरे तक पहुंची। कमरे की छत पर नजर डालते ही इसके हाथ पैर फूल गए। पानी छत की दीवारों में मुड़ रहा था। कतरा कतरा कमरे में रखे रानिया के फर्नीचर को भिगो रहा था। रानिया ने रेहान को कॉल पर सारी सूरत हाल से आगाह किया और खुद अशबा और जारिया के साथ सामान इधर उधर रखने लगी। 15-20 मिनट में रेहान बारिश में भीगा घर पहुंचा था। बाकियों को भी खबर हुई तो सब वहीं जमा हो गए। अलबत्ता मोहसिन और जुल्फ़िकार रेहान के साथ मिलकर अलमारी वगैरह हटाने लगे। तुम पहले ही बता देती रानिया कि तुम्हारे कमरे की छत पर दरार आ गई है तो हम पहले ही मरम्मत करा लेते। अब देखो कितना मसला बन गया है। दरवाज़ा में खड़ी तबसरा करने वाली नाहिद थी। रानिया ने एक नज़र से इसे देखा, जो तमाशा देखने के साथ साथ उल्टा इसे ही बातें सुना रही थी। मजाल हो कि जो हल कर हाथ भी लगाया हो। ये क्या मुसीबत है, इतना अच्छा सब इंजॉय कर रहे थे, सारा मज़ा करकरा कर दिया रानिया चाची आपने। नाहिदा की बेटी राबिया ने बिगड़े मूड के साथ कहा और फिर पड़ती वहाँ से वॉक आउट कर गई। जब रानिया के हकदक इसके लहजे पर गौर करने लगी, इसने सोचा कि शायद नाहिद भाभी इसे डांट लें, लेकिन नाहिद उल्टा रानिया को घूरने लगी। जैसे इसने अब छत पर दर डाली हो। बाकी भी एक एक करके जाने लगे। फर्नीचर तकरीबन वहाँ से हट चुका था। रानिया को फिक्र से घेरा थे। आसमान पर बादल अब छट चुके थे, लेकिन रानिया के जहन आने वाले वक्त की सोच कर हलकान हो जा रहा था। एक नज़र इसके बेड पर सोए 4 बच्चों पर डाली, जो कुछ देर पहले ही सो गए थे। अगस्त का महीना शुरू हुआ तो बारिशों ने भी आने की खबर दे दी। मानसून की बारिशें तो पूरा हफ्ता चलती हैं। आगे क्या होगा? आज तो जैसे तैसे करके रात गुजार ली। इसने सर ऊंचा करके छत की जानब देखा, जो अभी भी गीली हो रही थी। अलबत्ता पानी टपकना अब बंद हो गया था। गहरी सांस खींच कर सर हाथ पर रख लिया। तभी इसे अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो सी लम्हे को बहुत भी पहचान चुकी थी। सो ये मुस्कुरा कर हाथ गर्दन मोड़ कर रेहान को देखा। रेहान ने बगौर इसके उतरे हुए चेहरे को देखा। नींद नहीं आ रही। इन हालात में किसको नींद आ सकती है भला? रानिया ने दुख से कहा। परेशान तो रेहान भी था, लेकिन वो मर्द था। अपनी परेशानी छुपाना इसे बखूबी आता था। यूँ रानिया की तरफ सर पकड़ कर बैठने से तो कुछ हासिल ना होता, अलबत्ता परेशानी और बढ़ जाती। तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह बात करूंगा भैया से। अब एक कमरे में तो गुजारा मुश्किलतर होता जा रहा है, और अब यहाँ की दीवारें भी बसीदा हो गई हैं। बात क्या करनी है, आपने तो अपना हिस्सा लेना है। वैसे भी कागजात तो आपके नाम हैं। रेहान की बात पर रानिया ने नासमझी से देखा। हाँ, लेकिन इस मकान का आधा हिस्सा भैया के नाम भी है, और ज़ाहिर सी बात है, जब तक वो पूरा मकान मेरे नाम नहीं कर देते तो हम कैसे रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। रानिया ने समझ कर सुबह में सर हिला दिया। एक नई उम्मीद के साथ वो दोनों वहाँ से उठे थे। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था।
सोए भी गिरती तो इसकी आवाज़ कानों में सुनाई देती। तुम्हें क्या मसला है सबके साथ रहने में? बारी भर कम आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। कुछ के चेहरे पर तफसीर के सारे लहरे थे, जबकि नाहिदा और आयशा पर सुकून सी सारी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। भैया अब भी आप ये कह रहे हैं कि क्या मसला है? कल सबके सामने ही तो हुआ था, और वैसे भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक कम ने गुजारा मुश्किल होता है। रेहान ने दबी दबी आवाज़ में शिकवा किया। तानिया दम साधे एहसान के तासरात का जायज़ा ले रही थी। इसने डाली है आखिरी अल्फाज तुम्हारे जहन में, ये तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही। एहसान ने झुकती नज़रों से रानिया को घूरा। साफ ज़ाहिर था इसकी निगाहों से कि कोई नहीं रानिया ने ही इख्तलाफात का बीज बोया है। रानिया तो अपनी जगह चोरसी हो गई, जबकि इस बारे में तो कल तक से रेहान से इसकी इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई थी। कैसी हुर्फात? मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। क्या हक मांगना भी हुर्फात है? एहसान ने रेहान के चेहरे को देखकर हल्की हल्की सुर्खी नमूदार हुई। अलबत्ता वह पेशानी से भी पाक थी। तुम्हारी इस बात से यही जाहिर हो रहा है कि तुम बंटवारा करवाना चाहते हो, फूट दरवा रहे हो। भैया आप मेरी बात को गलत रूप नहीं दे सकते। कल को जुल्फ़कार भाई अपना हिस्सा मांगेंगे तो क्या वो भी फूट डालवाएंगे? ठीक है, अगर तुम बंटवारा नहीं करवा रहे तो हम तुम्हारे पोर्शन की मरम्मत करवा देते हैं। एक कमरा में गुजारा नहीं होता तो 3 बनवा देंगे। एहसान ने बात को गोल मटोल अंदाज में पेश किया। भैया चले मैं मान लूँ कि आप नए सिरे से सारा पोर्शन बनवा देंगे, लेकिन बात फिर भी वहीं का रहती है कि अब तक हम जुल्फ़कार भाई के घर में रहते रहेंगे। आखिर इनको भी अपने बच्चों के साथ घर तो चाहिए ना। फिर 2 साल में इनकी शादियां भी करनी होंगी। जब भी तो हम निकलेंगे ना, तो ये काम अभी ही क्यों ना कर लें। एहसान ने गहरी नज़रों से रेहान को देखा, जो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। जुल्फ़कार और मोहसिन एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक है, अगर तुम इतने ही आ चुके हो साथ रहने से, तो हम तुम्हें अपार्टमेंट किराए पर दिलवा देते हैं। एहसान ने गोया एहसान इल्ज़ाम करते हुए कहा। लेकिन बाबा ने तो मेरे नाम पूरा मकान किया था। रेहान की बात ये पर एहसान ने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, लेकिन अब वो मेरे नाम है। एहसान ने सोफ़ा से पुष्ट लगाते हुए गोया धमकाया कि रेहान ने बेयकीनी से बाप की जगह बैठे हुए भाई को देखा, जो कितनी आसानी से इसी हक को अपना हक कह रहा था। तुम्हारे मकान पर काफ़ी सारे टैक्स लगे हुए थे, अब इन्हें भी तो अदा करना था ना। तुमने तो कागजात देकर अपना बोझ ही उतार फेंका था। रानिया का बक्का इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कागज़ मांगते हुए तो आपने ये सब नहीं कहा था। रेहान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। शायद वो जो समझ रहा था वो बात ना हो। मैंने सारी बात तुम्हारे सामने रखी थी रेहान। जब तुम दस्तखत ले जा रहे थे तो मैं जब तस्दीक कर लेनी चाहिए थी। एहसान ने दिलेरी से कहते हुए टांग पर टांग चढ़ाई। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है, अब मुझे मेरे हक से महरूम कर सकते हो, जबकि बाबा ने सब के नाम कुछ न कुछ करके गए थे। देखो रेहान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम पर जुर्माना आयद हो सकता था, टैक्स ना देने पर। ठीक है, तो अब आप मेरे दोबारा नाम करा दें। अब एहसान, ऐसा मुमकिन नहीं, तुम भूल जाओ अब इस मकान को। एहसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसे किसी गिर्द को हाथ से हटाना चाह रहे हो। कोई 10 या 20 हज़ार नहीं, बल्कि करोड़ों की मालियत का प्लाट था जो रेहान के हिस्से में आया था। रेहान को लगा अंदर से कुछ टूट जा रहा है। शायद यकीन था, या शायद वो मान था जो औलाद को अपने बाप पर होता है, या वही मान था जो रेहान को अपने भैया पर था। क्या कागज़ के टुकड़े इतने ताकतवर होते हैं कि खून के रिश्तों को अंदर तक खोखला कर देते हैं? तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? कुछ साल इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हें दूसरा मकान खरीद कर दे दूँगा। अभी फ़िलहाल तुम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। एहसान ने इसके बिखरे हुए वजूद को देखकर कहा। रेहान ने जिन नज़रों से एहसान को देखा था, एहसान अपने नज़रें चुराई थी। इन नज़रों में टूटे हुए कांच के टुकड़े से लगी जाने वाली वो जख्म थे जो रूह तक को लहू लुहान करके थे।
وہ مرے قدموں سے کمرے سے نکلا تھا، اس کے پیچھے رانیہ تھی۔ وہاں بیٹھے تمام نفوس کے چہروں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ دیکھو آپ نے کیسے ریحان آپ سے در بات کر رہا تھا، بھلا کوئی اپنے بڑے بھائی سے اس طرح سے حساب مانگتا بھی ہے؟ بھائی بھی وہ جس نے باپ کے بعد ان کے باپ کا حق ادا کیا ہے۔ احسان کمرہ میں داخل ہوا تو نہیدہ نے غور افشانی کی، یہ سارا فساد رانیہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ ریحان نے تو آج تک مجھے اف تک نہیں کہا، اور اب وہ اپنے حق ایسے مانگ رہا ہے جیسے میں غصب ہو کر کھا جاؤں گا اس کا حصہ۔ احسان نے کندھوں سے شال اتار کر رکھی اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ آج ریحان اپنا حق مانگ رہا ہے، کل کو ذوالفقار اور محسن نے بھی مطالبہ کیا تو نہیدہ کو ساری جائیداد ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھ رہی تھی۔ تو کیا ان کا حصہ دے دوں گا؟ ویسے بھی ان کے مکانوں کے کاغذ انہی کے نام ہیں۔ اور ریحان وہ تو یقیناً اب چپ نہیں بیٹھے گا، ہو سکتا ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔